अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तसव्वुर करें कि आप इतने ज़्यादा ज़हीन हैं कि आपका दिमाग आपके मरने के अशरों बाद भी म्यूजियम में रखा गया हो। ऐसा दुनिया के सब ज़हीन तरीन लोगों के साथ नहीं होता, लेकिन हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहे हैं, कुल अर्ज़ के सबसे अजीम तरीन दिमाग रखने वाले इंसान के बारे में। आइए जानते हैं उनके बारे में चंद हक़ाइक़। मैं हूँ मिसबा खान और आप देख रहे हैं ग्लोबल फैक्ट। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें इब्तिदा से शुरू करते हैं। आइंस्टाइन 1879 में पैदा हुए। ये वही साल था जब थॉमस एडिसन अपना पहला बिजली का बल्ब बनाने की अमली कोशिश कर रहे थे, और यही वो साल था जब 3 और नोबेल प्राइज विनर पैदा हुए थे। और लोगों का कहना है कि इस साल पानी में कुछ ऐसा था जिसने जीनियस लोगों को जन्म दिया, लेकिन आइंस्टाइन के साथ ऐसा नहीं था, यानी इसे कोई दानिशमंद या ज़हीन तरीन नहीं समझा जाता था। दर हकीकत उसके वालिदैन उसकी सीखने की सलाहियतों को लेकर परेशान थे, और 5 साल की उम्र तक आइंस्टाइन एक मुकम्मल जुमला नहीं बना सकता था। इसे रवानी में बोलने में कुछ वक्त लगा। ताहम आइंस्टाइन एक ऐसा बच्चा था जो दुनिया की तरफ ज्यादा मुतवज्जो था और चीजें किस तरह काम करती हैं उनकी तफसील पर गौर करता रहता था। वो 5 साल ही का था जब उसके साथ एक बड़ा वाकया हुआ। एक दिन उसके वालिद ने उसे खेलने के लिए एक कंपस दिया, और ये पहली मर्तबा था कि उस बच्चे ने कुछ ऐसी चीज देखी थी और वो इसमें गहरी दिलचस्पी लेने लगा था, और खास तौर पर इसी बात पर सोचता कि कंपस की सुई किस तरह हमेशा जमीन के मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट रहती है। बाद में आइंस्टाइन ने अपनी सुआने हयात में लिखा कि इस कंपस के साथ दिलचस्पी ने उसे हैरत में डाल दिया था कि शायद दुनिया में कुछ गैर मरई ताकतें मौजूद है। बाद में यही चीज उसके कैरियर के चुनाव का सबब बनी। 15 साल की उम्र तक आइंस्टाइन डेफिनेट और इंटीग्रल कैलकुलस में महारत हासिल कर चुका था। इस वक्त तक कमसन बच्चे ने इल्म में अपनी आला जहानत को दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन लैंग्वेज स्टडीज जैसे कुछ अलूम को सीखने में इसे मुश्किल का सामना था। एक उस्ताद जो आइंस्टाइन के गुस्से और चिड़चिड़ाहट से उकताहट का शिकार था, उसने यहाँ तक कह दिया था कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकेगा। 15 साल की उम्र में इसे स्कूल के मियार पर पूरा ना उतरने की सलाहियत की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया। उसका अगला कदम स्विट्जरलैंड था, जहाँ उन्होंने स्विस फेडरल के एक मोतबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई किया। वहाँ उन्होंने 2 मुख्तलिफ कोर्सों में दाखिला लेने की कोशिश की, लेकिन वो अपने दाखिला टेस्ट में ही फेल हो गए। उन्होंने रियाजी और फिजिक्स के दाखिले के इम्तिहान में तो बहुत अच्छा किया, लेकिन लैंग्वेज, ज़ूलॉजी और बॉटनी के इम्तिहानात में उनकी कारकर्दगी खौफनाक हद तक खराब रही। एक और मसला ये भी था कि इम्तिहान फ्रांसीसी जुबान में था। इसके बाद उन्होंने अपने हाई स्कूल की तालीम जारी रखी और उनके लिए बेमिसाल ग्रेड थे, जिनकी वजह से इस इदारे में दाखिला लेने में कामयाब हो गए। वो रियाजी और फिजिक्स के 4 साल टीचिंग प्रोग्राम में दाखिला लेने में कामयाब हो गए। ये 4 साल आइंस्टाइन की जहानत और कैरियर के एतबार से बहुत फायदेमंद साबित हुए, और यहीं पर वो अपनी होने वाली बीवी से मिले जो इनकी फिजिक्स की क्लास में इकलौती लड़की थी। 1900 में आइंस्टाइन ने रियाजी और फिजिक्स के मज़ामीन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और इन मज़ामीन में डिप्लोमा हासिल किया। ये आइंस्टाइन थे जिन्होंने कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। इसके लिए पेचीदा मज़ामीन को सादा तरीके से बयान करने की सलाहियत ही पढ़ाने की बुनियाद है। इसलिए उन्होंने अपने कैरियर की इब्तिदा में उस्ताद बनने की कोशिश की। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने रियाजी और फिजिक्स पढ़ाने के लिए कई इदारों में नौकरी के लिए रजू किया, लेकिन नाकाम रहे। आखिरकार वो 2 साल की कोशिशों के बाद आइंस्टाइन स्विस पेटेंट ऑफिस में नौकरी हासिल करने में कामयाब हो गए। शुरू में वो अपनी नौकरी से खुश नहीं थे, लेकिन अगले 7 साल वो इस काम में लगे रहे। ये नौकरी उनके लिए एक गैबी तोहफा साबित हुई। वो अपनी सुबह और दोपहर पेटेंट एप्लीकेशंस की जांच में गुजारते, लेकिन शाम में उनके पास सोचने का वक्त होता था। नौकरी ज्यादा अमली और मेहनत तलब नहीं थी, और इसका फायदा आइंस्टाइन को ये हुआ कि उन्होंने अपना फारग वक्त अपने पसंदीदा मजमून फिजिक्स की तहकीक में गुजारना शुरू किया, और यही वो वक्त था जब चीजें दुनिया के मशहूर तरीन जीनियस के लिए बदलना शुरू हुई। 1905 की एक शाम जब आइंस्टाइन पेटेंट ऑफिस में अपनी शिफ्ट मुकम्मल कर चुके थे और घर जाने के लिए उन्होंने ट्राम गाड़ी पकड़ी, जब ट्राम में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके लिए कायनात के काम करने के तरीके को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। वो ट्राम की खिड़की से बाहर झांक रहे थे, क्लॉक टावर की तरफ घूरते हुए। जैसे ट्राम हरकत कर रही थी, उन्होंने सोचा कि क्या होगा अगर ट्राम रोशनी की रफ्तार से चलेगी। इन्हें एहसास हुआ कि अगर 1,86,000 पर सेकंड की रफ्तार से सफर करे तो क्लॉक की सुइयां मुकम्मल तौर पर मुंजबिंद हो जाएंगी। और इसी वक्त आइंस्टाइन ने सोचा कि अगर क्लॉक टावर की सुइयां नॉर्मल रफ्तार से चल रही होंगी और आदमी रोशनी की रफ्तार से सफर करेगा तो वक्त की रफ्तार कम हो जाएगी, बल्कि मुकम्मल तौर पर वक्त रुक जाएगा। इस ख्याल ने आइंस्टाइन को मुकम्मल तौर पर सहरज़दा करके रख दिया। इन्हें एहसास हुआ कि आप खिला में जितना तेजी से सफर करेंगे तो वक्त की रफ्तार उतनी ही कम होती जाएगी।
جائے گی۔ آئنسٹائن کی اس تھیوری کے مطابق وقت اور اسپیس کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ 1905 میں آئنسٹائن کے لیے معجزات کا سال تھا۔ اس سال انہوں نے 4 پیپر شائع کروائے اور ان پیپرز نے لوگوں کے دنیا کے بارے میں نظریہ تبدیل کر دیا۔ اس تھیوری نے آئنسٹائن کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ آئنسٹائن کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی 1921 میں آئنسٹائن کو نوبل پرائز سے نوازا گیا، لیکن ان کی تھیوری آف لائٹ پر ان کو نوبل پرائز ملا، تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر نہیں۔ 1930 کی دہائی میں آئنسٹائن امریکہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ٹیچنگ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے بقایا سال نیو جرسی میں تعلیم دیتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور امریکہ ہی میں 18 اپریل 1955 میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب اصل بات یہاں پر شروع ہوتی ہے۔ آئنسٹائن کی غیر معمولی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس خاص دماغ ہے، وہ عام انسانوں سے مختلف ہے۔ اس بات کا خود آئنسٹائن کو بھی اندازہ تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد کہ ان کے جسم کے کسی بھی حصے پر تحقیق کی جائے، بلکہ ان کی ہدایت تھی کہ مرنے کے بعد ان کے جسم کو آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ لیکن ہوا وہی جس کا آئنسٹائن کو ڈر تھا۔ 1955 میں جب ان کا انتقال ہوا تو پوسٹ مارٹم کے دوران ڈاکٹر نے چپکے سے ان کا دماغ نکال لیا، کیونکہ اسے یہ جاننے کا تجسس تھا کہ دنیا کے سب سے ذہین آدمی کے دماغ میں آخر کیا تھا۔ آئنسٹائن کا دماغ چرانے والے ڈاکٹر تھامس ہاروے کو یہ جاننے میں دلچسپی تھی کہ ان کے دماغ میں فرق کیا تھا، اس لیے ڈاکٹر کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے، لیکن وہ آئنسٹائن کے بیٹے سے اس پر تحقیق کرنے کی اجازت کسی نہ کسی طرح لے لیتا ہے۔ کئی سالوں تک ڈاکٹر ہاروے آئنسٹائن کے دماغ پر کچھ خاص تحقیق نہ کر سکے، لیکن 1855 میں ان کے دماغ پر ایک اسٹڈی شائع کی گئی، جس کے بعد 28 سال تک دنیا کے نیورولوجسٹ نے اس پر تحقیق کی، جن میں بتایا گیا کہ ان کا دماغ عام آدمی کے دماغ سے کافی مختلف تھا۔ سب سے بڑا فرق دماغ کے کولنسم نامی حصے میں پایا گیا تھا۔ یہ وہ حصہ ہے جو دماغ کے 2 حصوں کے آپس میں جوڑتا ہے۔ آئنسٹائن کے دماغ کا یہ حصہ عام انسان کے دماغ سے بڑا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے دماغ میں پیٹرن بھی مختلف تھا اور محققین کی رائے میں اس وجہ سے دماغ میں نیورون کا بہاؤ بہت زیادہ بہتر تھا۔ ان کا مطلب ہے کہ ان کو ریاضیاتی قوت کافی زیادہ تھی۔ وہ پیچیدہ ریاضیاتی مسائل کو بنا پین پیپر کے صرف اپنے دماغ میں حل کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ جب ان کے دماغ کا وزن کیا گیا تو ان کے دماغ کا وزن 1230 گرام تھا، جبکہ ایک عام انسان کے دماغ کا وزن 1400 گرام ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا خاص دماغ کے ساتھ پیدا ہوئے تھے یا ان کی پیدائش کے بعد ان میں تبدیلیاں آئیں؟ آئنسٹائن کے پاس چیزوں کو یاد رکھنے کی طاقت کم تھی۔ وہ ریاضی کو لاجیکل طریقوں سے حل کرتے تھے۔ وہ رٹا لگا کر یاد کرنے میں ناکام رہتے تھے۔ اسکول میں ریاضی اور سائنس کے علاوہ باقی مضامین میں ان کی کارکردگی نہایت خراب تھی۔ کئی ڈاکٹرز اور سائنسدانوں کی تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ ان کا دماغ ان کی پیدائش کے بعد ہی خاص بنا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ان کو اپنے سوالوں کا جواب نہیں ملتا تھا تو وہ اپنے دماغ میں اسے حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس طرح ان کا دماغ ایک غیر معمولی حد تک پہنچ گیا۔ آج بھی آئنسٹائن کا یہ غیر معمولی دماغ امریکہ میں دا میوٹر میوزیم میں موجود ہے، جس کو بڑی حفاظت سے رکھا گیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔